वेलकम बैक टू द क्लास। हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा क्वेश्चन चलेगा ना, लेकिन उससे पहले तुमको समझना पड़ेगा एडजस्टमेंट क्या है। अब फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर हमारा चल रहा है और इसमें देखो 2 टाइप के फाइनल अकाउंट होते हैं। एक फाइनल अकाउंट होता है विदाउट एडजस्टमेंट, और एक फाइनल अकाउंट होता है विद एडजस्टमेंट। अभी तक जो 3 क्वेश्चन तुमने किए हैं वो विदाउट एडजस्टमेंट है, अब जो आगे क्वेश्चन करोगे विद एडजस्टमेंट होंगे। अच्छा, क्या एडजस्टमेंट हमेशा बैलेंस शीट में होगी, क्या एडजस्टमेंट हमेशा ट्रेडिंग में होगी या P&L में होगी, वो किसी में भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा एडजस्टमेंट किस टाइप की है। अब बातें समझो, एडजस्टमेंट क्या होती है पहले समझना ये जरूरी है। एडजस्टमेंट क्या है, हिंदी में बोलते हैं समायोजना। ऐसे समझो, आपने 3 लोगों का खाना बनाया और 3 लोगों का खाना बनाने के बाद में 4 लोग आ गए वहाँ पे, तो आपको 3 का खाना 4 लोगों में एडजस्ट करना पड़ता है। होता है ना ऐसे, जैसे मानो आप बाइक पे जा रहे हैं, 2 लोगों की सीट है वहाँ बाइक पे बैठने की, लेकिन किसी से 3 लोगों को लेके जाना है, एक ड्राइवर 2 लोग, तो तीसरा जो है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जब चीज़ों को घटा के या बढ़ा के समायोजन करना पड़ता है ना, तो उसको ही समायोजना बोलते हैं, एडजस्टमेंट बोलते हैं। होता क्या है एक्चुअल में, 2 टाइप की ईयर होती है। एक ईयर तो वो जो 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर में खत्म हो जाती है। एक ईयर वो जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर और 31 मार्च में नेक्स्ट ईयर खत्म होती है। मानो अगर ये 2010 है तो ये भी 10 रहेगा, लेकिन ये 10 है तो ये कौन सा रहेगा, 11। बात आ रही समझ में। इसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर, कैलेंडर वर्ष, और इसको बोलते हैं वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर। ये कैलेंडर ईयर है, ये फाइनेंशियल ईयर है। अब होता क्या है, जब भी कोई बिजनेस होता है ना, तो बिजनेस में ये जरूरी नहीं है कि जितना पैसा आप उधारी में दे रहे हैं वो सारा का सारा पैसा आपको मिल जाए, या जितने का आपने माल खरीदा है वो सारा का सारा पैसा आपको देना पड़े, या जितने आपने किसी के लिए काम किया वो सारा का सारा पैसा मिल जाए, या कोई व्यक्ति आपके यहाँ काम कर रहा है तो सारी सैलरी आप पेमेंट कर दो। कुछ ना कुछ पैसा या तो आपका उधार रह जाता है या आप पर उधार रह जाता है। तो जितना पैसा उधार रह जाता है, हमको करना क्या होता है, नियम ये है कि जब भी कोई फाइनल ईयर खत्म होगी या फाइनेंशियल ईयर खत्म होगी या फिर करंट ईयर खत्म होगी, मानो 31 दिसंबर को आप अपने खाते बना रहे हैं या 31 मार्च को आप अपने खाते बना रहे हैं, तो इस डेट तक आपको वो सारे ट्रांजैक्शन कर लेने हैं जो आपके पास उधार हैं या आपके किसी पर उधार हैं। ये ट्रांजैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल से समझो कि आपके यहाँ पर एक मजदूर है ए और उसने पूरे 12 महीने काम किया, ठीक है, और उसको 1 महीने की सैलरी मिलती है 100 रुपया फॉर एग्जाम्पल। इसको मिलने चाहिए थे पूरे 12 महीने में कितने, 1200 रुपये इस व्यक्ति को मिलने चाहिए थे। कहने का मतलब हमारा जो खर्चा है वो पूरे साल का 1200 रुपये का खर्चा होने वाला है, लेकिन हमने इस व्यक्ति को किसी कंडीशन में हमने इसको सिर्फ दिए हैं कितने, 1000 रुपये। इसका मतलब 200 रुपये भी बाकी हैं इसके। अगर हम पूरा 1000 लिखेंगे तो हमको 200 रुपये का प्रॉफिट दिखेगा, प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में उतना प्रॉफिट है नहीं कि कभी ना कभी तो 200 रुपये देने पड़ेंगे इसको। तो हम क्या करते हैं कि 200 रुपये जो बचे हुए हैं ना, वो भी इसमें हमेशा हम जोड़ के दिखाएंगे, हम उसके नाम पे 1200 रुपये ही दिखाएंगे। जो 200 रुपये देने बाकी हैं वो उधारी में दिखाएंगे कि हम पे पैसा अभी उधार है, हमको देना है, वो हम देंगे कभी ना कभी। बातें वाली समझ में आ गई। तो 200 रुपये ये क्या है, ये है एडजस्टमेंट, समायोजना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको देने थे 1200 रुपये, लेकिन हमने उसको दे दिए हैं 1500 रुपये, 300 रुपये ज़्यादा दे दिए, तो हमारा खर्चा ज़्यादा दिखेगा, लेकिन खर्चा ज़्यादा दिखना नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 300 रुपये को लेस कर देंगे, तो उसके नाम पे कितने दिखाई देंगे, सिर्फ 1200। तो 300 रुपये ऐसे रहेंगे जो हमारे पैसे कभी ना कभी हमको वापस मिल जाएंगे। समझ गए। तो ऐसे जब वैल्यू कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, किसी का लॉस हो जाए, है ना, तो वो सारी की सारी वैल्यू होती है एडजस्टमेंट। इनको हमें समायोजना में रखना पड़ता है, किसी में प्लस होगी, किसी में माइनस होगी, सारी बातें होने वाली हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, अब हम कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चन में हमको समायोजना दी है, तो क्वेश्चन जो दिया होता है हमको, एक तो दिया होता है ट्रायल बैलेंस बना के, ऐसे एक ऐसे कवर किया हुआ, ऐसे एक वैल्यू से लगा हुआ एक ट्रायल बैलेंस होता है। इधर होता है परचेज, कैपिटल, है ना, एक्सपेंस, इधर होता है सेल्स वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर ये फॉर्मेट है तो इसको तो बोलते हैं तलपट। ये फॉर्मेट क्या है, तलपट, ट्रायल बैलेंस। और इसके नीचे ऐसे लिखा होता है अन्य सूचनाएं या
समायोजनाएं। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे जो लिखे होता है ना यहाँ पे, इन्हीं को बोलते हैं एडजस्टमेंट। तो इनको कुछ को प्लस करना है, कुछ को माइनस करना है। बात आ रही है यहाँ तक समझ में? कुछ क्वेश्चन जो होते हैं सिर्फ ये वाला होता है, अन्य सूचनाएं इसमें नहीं दे रखी होती हैं, ये वैल्यू नहीं दी होती है, तो ये तो होता है विदाउट एडजस्टमेंट। जब अन्य सूचनाएं ये वाली दे रखी हो तो वो हो जाता है विद एडजस्टमेंट। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई? अब ठीक है, अब हम समझेंगे एक एक करके सारी एडजस्टमेंट के बारे में, कौन कौन सी एडजस्टमेंट दी होती हैं और एक्चुअल में होती क्या है। वैसे तो थ्योरी वाली क्लास में हमने एक बार ही कवर किया था एडजस्टमेंट, लेकिन एक बार फिर से समझ लो न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए। देखो एडजस्टमेंट, समायोजना। देखो पहली समायोजना होती है अंतिम रहतिया। रहतिया को स्कंद भी बोलते हैं, स्कंद। तो कंफ्यूज नहीं होना, स्कंद क्या चीज है। अंतिम रहतिया अंग्रेजी में बोलते हैं इसको क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या वैल्यू है? आपने कोई बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल में और उसकी बुक्स क्लोज करते हैं आप 31 मार्च में, या बिजनेस शुरू किया आपने 1 जनवरी को, बुक्स क्लोज करते हैं आप 31 दिसंबर में। तो 31 दिसंबर को ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि जितना माल आपने साल में खरीदा या जितना माल आपने पूरी साल में बनाया वो सारा का सारा माल 31 दिसंबर तक सेल हो जाए। पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ बच जाता है। तो जो भी माल सेल होने से लास्ट डेट पर बच गया है उसी को बोलते हैं अंतिम रहतिया या अंतिम स्टॉक, या फिर उसको बोलेंगे अंतिम स्कंद। बात ठीक है एकदम? ठीक है, तो ये हम समझ सकते हैं ऐसे, वह माल जो वर्ष के अंत में सेल होने से रह जाता है, अंतिम रहतिया कहलाता है। ठीक है, एक बात और विशेष ध्यान रखनी है, कभी कभी क्वेश्चंस में वो बोलता नहीं है कि ये प्रारंभिक रहतिया है या अंतिम रहतिया है। अंतिम और प्रारंभिक शब्द का यूज नहीं करता है, तो फिर आप कैसे पहचानेंगे कौन अंतिम रहतिया और कौन प्रारंभिक रहतिया? ये जो अंतिम रहतिया होता है ये हमेशा लास्ट डेट को दिया होता है। ये हमेशा कब दिया होगा? 31 मार्च, 31 दिसंबर। समझ लो कि अगर कोई भी किसी के भी सामने अगर डेट फाइनल लिखी है, मतलब 31, 28, 29, 30 ऐसे कोई डेट लिखी है तो वो वैल्यू हमेशा अंतिम में जाएगी। और लेकिन कोई वैल्यू लिखी है 1, है ना, तो इसका मतलब वो कहाँ जाएगी? ओपनिंग में जाएगी, प्रारंभिक रहती है। बात आ गई यहाँ तक समझ में? चलो, अब इसका करना क्या होता है? देखो जितनी भी एडजस्टमेंट होती है ना वो हमेशा 2 जगह जाएंगी, 2 जगह ट्रांसफर होती हैं। हम 2 अकाउंट बनाते हैं, एक तो बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L और एक बनाते हैं बैलेंस शीट। तो एक बार बैलेंस शीट में और एक बार P&L में 2 जगह अमाउंट जाएगी। समझो कैसे कैसे। एक बार तो जाएगी ये स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ये कंपनी अकाउंट के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ, क्योंकि कंपनी अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L होता है डायरेक्ट। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में कहाँ जाएगा? ये हमने एक वैल्यू पढ़ी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये एक वैल्यू होती है और इस वैल्यू में ये लेस करना होता है, लेस करना होता है। लेकिन यदि किसी वजह से तुम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ आता है? ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड आता है। ठीक है, अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है तुमने तो। बात आ रही है तक समझ में? जब क्वेश्चन करोगे तो और समझ में आएगा। दूसरी जगह कहाँ जाएगा? ये बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में जाएगा ये असेट्स की साइड, और असेट्स में भी कौन सा? करंट असेट्स में। असेट्स में भी कहाँ जाएगा? करंट असेट्स में, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो हेडिंग से होती है, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स, अदर करंट असेट्स। तो ये कहाँ जाएगा? करंट असेट्स में। लेकिन हेडिंग वाली बैलेंस शीट नहीं है तो सिर्फ असेट्स में जाएगा। जैसे कि पार्टनरशिप में होती है ना, बिना हेडिंग की होती है, एक तरफ सारी वैल्यू लिखी होती है, दूसरी सारी वैल्यू, उसमें नॉन करंट करंट कोई रोल नहीं होता, डायरेक्ट लिखना होता, कोई भी कहीं भी लिखो। चलो, अब दूसरी क्या रहेगी यहाँ पे? अदत्त व्यय, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग।
एक्सपेंसेज। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? जैसा नाम है ना, अदत्त, दत्त का मतलब होता है भुगतान करना, और ए का मतलब जिसका भुगतान ना किया जाए। ऐसा कोई भी खर्चा जो खर्चा तो हो गया है लेकिन तुमने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है। मानो हमारा घर बन रहा है, 4 मजदूर लगे हुए हैं, उन्होंने 10 दिन काम कर दिया लेकिन अभी तक हमने उनको पेमेंट नहीं किया उनकी मजदूरी का। तो 10 दिन का पेमेंट ऐसा है जो हमको करना पड़ेगा, उनको पैसा चाहिए और हमको देना भी पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी भुगतान जिसके लिए काम तो हो गया लेकिन हमने पैसा नहीं दिया, उसका हमारे ऊपर पैसा उधार है, वो क्या है? अदत्त व्यय। तो कहेंगे कैसे इसको? वह व्यय जिसका भुगतान वर्ष की समाप्ति तक नहीं हुआ है, जिसका भुगतान किया नहीं गया वो क्या रहेगा? अदत्त व्यय रहेगा। ये वैल्यू भी 2 जगह जाएंगी। एक बार तो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में, किधर क्या लिखना है? जो इससे संबंधित अमाउंट होगी ना, संबंधित अमाउंट में जोड़कर दिखाएंगे इसको। मानो खर्चे के देने थे, एक्सपेंसेस था 1500 रुपये का लेकिन आपने दिया 1200 रुपये का, तो 300 रुपये आप जोड़ के दिखाएंगे, पूरा 1500 दिखाना पड़ेगा आपको। एक्चुअल जो है वही दिखाना है आपको। अगर ज़्यादा हो गया है तो घटा दो, कम हुआ है तो जोड़ दो, आपको एक्चुअल में दिखाना है कितना हुआ। बात आ रही समझ में? यहाँ तक। दूसरा कहाँ जाएगा? ये बैलेंस शीट में। और अगर कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हो या तुम नॉर्मल बैलेंस शीट बना रहे हो, जाएगा ये लायबिलिटीज़ की तरफ। ऐसा कोई भी भुगतान जिसका पेमेंट तुम्हें देना पड़े वो हमेशा लायबिलिटीज़ होती है, और ऐसा कोई भी भुगतान जिसका पेमेंट तुम्हें मिले वो असेट्स होती है। तो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा ये जाएगा करंट लायबिलिटीज़ में। ठीक है, सीधा लिखना है करंट लायबिलिटीज़ में, आउटस्टैंडिंग के नाम से। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। सिर्फ हम 5 एडजस्टमेंट पढ़ेंगे आज, बस। नंबर 3, अब इन्हीं 5 एडजस्टमेंट से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यही 5 एडजस्टमेंट से। वैसे तो 8 एडजस्टमेंट है टोटल मिला के, लेकिन हमको सिर्फ 5 पढ़ने, इन 5 में तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पूरा। देखो तीसरा क्या है? पूर्वदत्त व्यय। इसको बोलते हैं प्रीपेड या एडवांस एक्सपेंसेस। अब पूर्व दत्त का मतलब, पूर्व का मतलब होता है पहले, दत्त का मतलब भुगतान। जिसका भुगतान समय से पहले कर दिया जाए वो हमेशा पूर्व दत्त व्यय होता है। मानो आप किसी रोडवेज बस में सफ़र कर रहे हैं, आप अनूपसर से बुलंदशहर गए, जैसे अनूपसर से निकलेंगे वो तुरंत टिकट काट देगा आपकी। आप बुलंदशहर तो पहुँचे नहीं, काम पूरा होने से पहले आपने भुगतान कर दिया। तो जिन चीज़ों का भुगतान काम पूरा होने से पहले कर दिया जाए वो सारे के सारे पूर्वदत्त व्यय कहलाते हैं। बात आ रही समझ में? अब ये पूर्वदत्त व्यय होते कैसे हैं? काम तो हुआ नहीं लेकिन हमने एक्स्ट्रा पेमेंट दिया है उसको, हम जब चाहें उससे वापस ले सकते हैं। मानो आप अनूपसर से निकले, उसने टिकट काटी बुलंदशहर की, लेकिन आप अनिवास पहुँच के कहने लगे भाई हमारे पैसे हम वापस दो, हमको यहीं उतार दो, तो पैसे वापस आ सकते हैं। तो ऐसा कोई पेमेंट जो पहले भुगतान कर दिया गया लेकिन वापस लिया जा सकता है आपसे। समझो इसका क्या होने वाला है? वह एक्सपेंसेस या व्यय जिसका भुगतान समय से पूर्व कर दिया जाए। ये मैंने शॉर्ट में इसलिए समझाया था तो थोड़ा थोड़ा तुमको याद रहे बस। ठीक है, अब समझो ये वैल्यू 2 जगह पे लिखी जाएंगी। एक बार तो लिखा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में, होगा क्या? संबंधित अमाउंट में से घटाना होगा हमको। मानो देने थे 1500 रुपये, दे दिए 2000, तो एक्चुअल कितने? 1500, तो 2000 में से 500 घटाने पड़ेंगे जो एक्स्ट्रा पहुंच गए। एक लिखा जाएगा बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में आएगा असेट्स की तरफ, क्योंकि हमारा पैसा है कभी वापस आ सकता है। असेट्स में आएगा कहां पे? करंट असेट्स में। बताओ बात समझ में आ गया यहां तक? अब ये तो एक्सपेंसेस के संबंध में है, अदत्त व्यय और पूर्वदत्त व्यय। कभी कभी इनकम के संबंध में भी होते हैं, उनको बोलते हैं उपार्जित आय और अनुपार्जित आय। इनका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, उपार्जित और अनुपार्जित आय में क्या अंतर है ना, तो वो समझो। नंबर 4,
एक तो है उपार्जित आय। उपार्जित आय को बोलते हैं एक्रूड इनकम। अब एक्रूड इनकम क्या है? ऐसी कोई भी इनकम जिसके लिए तुमने काम तो कर दिया लेकिन मिला नहीं। ऐसी कोई भी इनकम जिसके लिए तुमने, इसका जस्ट अपोजिट है, यहां तुम भुगतान नहीं देते हो, वहां भुगतान मिलता नहीं है। तो ऐसा कोई भी काम जो तुमने तो कर दिया लेकिन तुमको उसके बदले में पैसा मिला नहीं, मिल जाएगा बाद में, जब भी तुम मांगोगे तब मिलेगा वो पैसा। बात आ रही समझ में? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्ष की समाप्ति तक जिस कार्य का भुगतान प्राप्त होना बाकी है, ये वैल्यू आएंगी दो जगह पे। एक बार स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में, इसमें क्या रहेगा, संबंधित अमाउंट में जोड़कर दिखाना है आपको, और एक बार आएगा बैलेंस शीट में। यहां कहां रहेगा, ऐसा भुगतान है जो हमको मिल जाएगा, हमारी असेट्स रहेगी, तो बैलेंस शीट में आएगा ये असेट्स के तरफ, और कहां पे, करंट असेट्स। ठीक है। एक ऐसा दूसरा रहेगा अनुपार्जित आय। इसको बोलते हैं अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड का मतलब क्या है? ऐसी कोई भी इनकम जिसके लिए आपने काम नहीं किया लेकिन आपको एडवांस में मिल गई है। अब एडवांस में कोई पेमेंट मिला है तो एक्चुअल में तो है नहीं ना वो आपका पेमेंट, आपने सिर्फ ले रखा है, तो आपको लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा अपनी इनकम में से। आपने एक महीने काम किया, 10,000 रुपये आपकी सैलरी है मान लो, तो 10,000 ही तो आपके हैं, लेकिन कंपनी ने आपको 15,000 दे दिए हैं, तो 5,000 जो मिले ना आपको एक्स्ट्रा मिले हुए हैं, वो आपको हटाने पड़ेंगे वहाँ से। समझ गए? तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, वर्ष की समाप्ति पर या समाप्ति तक जिन कार्यों का भुगतान एडवांस में प्राप्त हो जाता है। ये भी वैल्यू दो जगह से आएगी, एक बार तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और एक बार बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटीज की तरफ, क्यों? क्योंकि ये आपका एडवांस पेमेंट मिला है आपको, सामने वाला आपसे कभी भी वापस मांग सकता है, तो जिनका भुगतान हमें करना पड़े वो लायबिलिटीज होती हैं। तो लायबिलिटीज में कहाँ जाएगा, करंट की तरफ। और स्टेटमेंट पी एंड एल में क्या रहेगा, संबंधित आय में से घटाकर दिखाना होगा आपको, जो आपकी इनकम नहीं है लेकिन वो बढ़ रही है आपकी इनकम 5,000 से 10,000 से, तो आपको घटा देनी है। समझ गए? एक लास्ट और पढ़ना है हमको, डैप। इसके बाद क्वेश्चन आपके सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। हिरास। डैप क्या चीज़ है? जब भी आप किसी संपत्ति को, लेकिन संपत्ति कौन, सिर्फ फिक्स असेट्स, पांचवा लास्ट है ना ये, हरास। देखो 1 2 3 4 5 ये दोनों एक ही हैं, जैसे ये वाले हैं आदत्त और पूर्वदत्त, एक ही और पढ़ना है हमको। इसके बाद देनदारों पर समायोजन आता है, समझो। अब हिरास क्या है? हिरास जो होता है ना, वो चीज़ है जब आप किसी भी संपत्ति को यूज़ करते हो ना, तो यूज़ करने की वजह से या तो उसमें घिसावट आती है, पुरानी हो जाती है वो, या उसमें कोई टूट फूट हो जाती है, तो घिसावट और टूट फूट की वजह से उसका जो वैल्यू है ना वो कम हो जाता है। मानो आपने कोई मोबाइल फ़ोन खरीदा, मोबाइल फ़ोन की कीमत है 10,000 रुपये, आपने 2 महीने उसको यूज़ किया, पुराना हो गया, कुछ टूट फूट हुई, तो क्या वो अब 10,000 का दोबारा से मार्केट में सेल हो जाएगा? नहीं। जबकि उसके जैसा दूसरा मोबाइल अगर मार्केट से खरीदना चाहोगे 10,000 में आएगा, लेकिन तुम्हारा वाला मोबाइल 10,000 में दोबारा सेल नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ अमाउंट उसकी लेस हो जाएगी, या तो 2,000 लेस हो जाए या 1,000 लेस हो जाए। तो जब भी हम संपत्तियों को यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद में उनकी अमाउंट कुछ घट जाती है, तो वो घटी हुई वैल्यू क्या कहलाती है? हिरास कहलाती है।
समझ गए? संपत्तियों की टूट फूट या उनके प्रयोग से घिसावट के कारण हुई कमी को ह्रास कहा जाता है। बात आ गई समझ में ह्रास की? अब ह्रास होता क्या है? ह्रास हमारे लिए नुकसान की बात। अब नुकसान जब होगा तो एक बार तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगा, कहाँ पे? एक्सपेंसेस में, और एक बार कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। जो संपत्ति पहले 10,000 की थी उस संपत्ति की अमाउंट में से ह्रास की राशि को घटाया जाएगा, तब संपत्ति कितने की बचेगी? 8,000 की या 9,000 की। समझो अब दो जगह वैल्यू लिखेंगे इस ह्रास की हम। पहला कहाँ? स्टेटमेंट ऑफ P&L में, और दूसरी वैल्यू बैलेंस शीट में। ये तो जाएगी एक्सपेंसेस की तरफ, और बैलेंस शीट में क्या है? जो उसकी संबंधित असेट्स है में से घटाकर दिखाना पड़ेगा। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जितने भी डेप होते हैं वो सारे के सारे फिक्स असेट्स पे लगाए जाते हैं, बस करंट असेट्स पे। कैश पे कोई डेप नहीं लगता, बैंक पे कोई डेप नहीं है, स्टॉक जो है वो करंट में आता है, लेकिन स्टॉक पे अवमूल्यन होता है, ह्रास नहीं लगता, स्टॉक का अवमूल्यन किया गया। अवमूल्यन का मतलब और सीधा अमोर्टाइजेशन बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, समझ गए? डेप किस पे लगता है? डेप लगता है फर्नीचर पे, डेप लगता है बिल्डिंग पे, डेप लगता है मोटर कार पे। जो फिक्स असेट्स है उन पे डेप लगेगा हमेशा। बात आ गया यहाँ तक समझ में? ठीक। ये वाले, ये समझो अंतिम रहती है जो, ये दो वैल्यू लिखी है मैंने। जब आप स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाएंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेडिंग बनती है, उसमें आपने भी सीखा नहीं है शायद, है ना? स्टेटमेंट P&L में नहीं होती, स्टेटमेंट डेबिट क्रेडिट होते हैं बस, है ना? तो डेबिट साइड आपको लिखना होता है, लेफ्ट हैंड की तरफ लिखना होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेडिंग है, वहाँ लिखना था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे। या आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो बाई साइड में लिखना होगा आपको, बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। स्टेटमेंट ऑफ P&L ही बनेगा, ट्रेडिंग नहीं बनता। ट्रेडिंग तो मैंने इसीलिए लिखा, अगर आप पार्टनरशिप का क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहाँ पे बाई साइड आता है, लेकिन कंपनी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो स्टेटमेंट ऑफ P&L ही आएगा। जब आप स्टेटमेंट P&L सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा ये है क्या चीज़। एक हेडिंग है वहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है यहाँ तक बात? अब पढ़ो जो क्वेश्चन है तुम्हारा, अब उसको करेंगे सॉल्व। एडजस्टमेंट चल रही है, 5 एडजस्टमेंट पढ़नी है तुमने ना, छठी और देखो अब ऐसे 2-3 एडजस्टमेंट और पढ़नी है, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 6 एडजस्टमेंट देखो। अब एडजस्टमेंट है अशोध्य ऋण। हाँ, प्रावधान, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है ना क्वेश्चन में 2 जगह दिया हो सकता है। यदि ये ट्रायल बैलेंस में दिया है, तलपट में दिया है, तो कुछ और ट्रांजैक्शन होने वाले हैं इसके साथ में, और यदि ये समायोजना में दिया है तो कुछ और होने वाला है। तलपट में दिया है तो सीधा कहाँ लिखना है? स्टेटमेंट ऑफ P&L में, और इनको लिख सकते हो आप अदर इनकम के नाम से। और अगर समायोजना में दिया है तो ये 2 जगह जाएगा, क्योंकि समायोजना 2 जगह जाती हैं। एक बार जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L में, कहाँ पे? एक्सपेंसेस की तरफ, और एक बार जाएगा बैलेंस शीट में। कहाँ पर जाएगा बैलेंस शीट में? ये असेट्स में, और जो डेटर्स की अमाउंट है ना में से घटाना पड़ेगा। ये अशुद्ध ऋण प्रावधान है क्या? ये समझो, मार्केट में तुमने माल उधार बेचा 20,000 का, किसी को 30,000 का, किसी को 50,000 का, और ऐसे मानो को टोटल मिला के तुम्हारा 1 लाख रुपया मार्केट में उधार है। तुम्हें ये पैसा लेना है, और ये पैसा जो लेना है ना ये 4 व्यक्तियों से लेना है, A, B, C और D। क्या ऐसा पॉसिबल है चारों के चारों लोग सारा पैसा दे देंगे? ऐसा माना जाता है कि इनमें से कोई एक आदमी ऐसा निकलेगा और सारा का सारा पैसा नहीं देगा, नुकसान होने वाला है आपको। अब ऐसे मान लीजिए आपको रुपया मिल गया, कितना? 98,000 रुपया आपको रिसीव्ड हो गया, लेकिन 2,000 रुपये जो हैं वो आपको मारे गए, और उनको बोलते हैं क्या? बैड डेट्स। जो पैसा उधारी का मार्केट में मारा जाएगा वो अशुद्ध ऋण होगा, बैड डेट्स होगा। अब ये नुकसान हुआ तो नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी हमको। हम अपने जीवन में भी यही काम करते हैं कि जब भी हमको कोई नुकसान होने वाला होता है तो उस नुकसान की भरपाई अपने फ़ायदे में से करते हैं हम। मानो आपको 400 रुपये मिले बाज़ार जाने के लिए, और आपने 200 रुपये का सामान खरीदा, 200 रुपये बचा के अपने पास रख लिए।
अगली बार फिर आप गए, आपको 500 रुपये मिले सामान खरीदने के लिए, लेकिन वो 500 रुपये से 100 रुपये खो गए कहीं। अब खो गए तो खो गए, वो तो 100 रुपये और चाहिए, तो पहले जो 200 रुपये बचे उनमें 100 रुपये आप इकट्ठा करेंगे वहाँ के लिए। समझ गए वाली बात? तो जब भी कोई नुकसान होगा किसके लिए? बैड डेट्स के लिए। तो बैड डेट्स की भरपाई के लिए हमको अलग से एक प्रोविज़न बनाना पड़ता है। बैड डेट्स की भरपाई के लिए अलग से एक प्रोविज़न बनाना पड़ता है। अब प्रोविज़न जो बनता है वो प्रॉफिट में से बनता है। तो ये जो प्रोविज़न है ना, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, अगर कोई नुकसान हुआ है तो यहाँ से भरपाई की जाएगी इसकी। बात समझ गए? एक होते हैं प्रोविज़न्स, एक होते हैं रिजर्व। प्रोविज़न जो होते हैं प्रावधान, इधर समझाता हूँ मैं दोनों चीज़ों को। एक तो होते हैं प्रावधान और एक होते हैं संचय। इसको बोलते हैं प्रोविज़न और इसको बोलते हैं रिजर्व। दोनों सेम ही हैं, सेम तरीके से बनाए जाते हैं और नुकसान की भरपाई करने के लिए होते हैं। लेकिन याद क्या रखना है? प्रावधान हमेशा ज्ञात हानि की भरपाई के लिए बनाए जाते हैं। हमको पता होता है प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, तो जिसके आगे नाम के आगे कुछ ना कुछ लिखा हो प्रोविज़न फॉर, तो वो तो ज्ञात हानि हमको पता है कहाँ पैसा यूज़ करना है। लेकिन रिजर्व जो होता है, संचय जो होता है, वो ज्ञात हानि के लिए नहीं, तो अज्ञात हानि के लिए होता है। ये कौन सी के लिए? अज्ञात हानि के लिए। ऐसी कोई भी हानि जिसका हमको पता नहीं है कब हानि हो जाएगी, लेकिन हानि हो जाएगी तो रिजर्व में से ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे कि जर्नल रिजर्व। समझ गए बातें वाली? ठीक है। अब इधर समझो इसको। इसकी कुछ कैलकुलेशन होती है और उसे बोलता है कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स या कैलकुलेशन ऑफ बैड डेट्स। तो कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स के नाम से आप सीखेंगे इसको। देखो, अगर ट्रायल बैलेंस में प्रोविज़न दिया है ये वाला, तो इस प्रोविज़न का कुछ नहीं करना है, आपको इनकम में लिख देना है। अब पहले तरीके से बता रहा हूँ। और दूसरा, अगर P&L एडजस्टमेंट में भी आपको दिया तो करना क्या पड़ेगा आपको कि टू साइड में, मैं एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, टू साइड में लिखना पड़ेगा आपको न्यू बैड डेट्स या प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। इस पे जितना भी परसेंट है, फॉर एग्जांपल 10% है, तो 10% किसका निकलेगा? डेटर्स की अमाउंट का निकलेगा हमेशा। जितने देनदार रहेंगे प्रोविज़न फॉर डेटर्स उसी के अमाउंट पे निकलता है। बात आ गई समझ में? अगर पहले से कोई बैड डेट्स तुमको दे रखा है तो उसके लिए प्लस करेंगे ओल्ड बैड डेट्स। बस दोनों को जोड़ के लिखना है, काम खत्म। बात आ गई वाली समझ में? अगर तुम दूसरे तरीके से करते हो कि प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स तुमको दिया है, ओल्ड बैड डेट्स भी दिया है और नया वाला बैड डेट्स एक बार और लिखना है तुमको, तो उसका तरीका ये है कि तुमको देखना पड़ेगा कि पहले वाला प्रोविज़न कितना है। ओल्ड प्रोविज़न मानो 1000 रुपये का, और न्यू बैड डेट्स कितने का है? मानो 400 रुपये का, और आपके पास ओल्ड बैड डेट्स भी दे रखा है 500 रुपये का। तो नुकसान कितने का हुआ? सिर्फ 900 रुपये का। आपके पास इकट्ठे कितने रुपए हैं? 1000 रुपये। इसका मतलब 100 रुपये आपके बच गए। तो बचा हुआ पैसा कहाँ जाएगा? इनकम में, वो आपकी इनकम है। लेकिन किसी वजह से ये होता 600 रुपया, तो ये कितने हो जाते? 1100। और 1100 में आपके पास कितने रुपए हैं? सिर्फ 1000। तो 100 रुपये का ज़्यादा खर्चा है, तो फिर ये कहाँ जाएगा? आपका लेस में, मतलब नुकसान में, एक्सपेंसेस में। ये दूसरा तरीका है। दोनों में से किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। ज़्यादा समझ में तब आएगा जब क्वेश्चन आपके सामने होगा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से। अगला एडजस्टमेंट आप समझें। देनदारों पर कटौती, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। देनदार पर कटौती का क्या मतलब है कि जब भी तुमको कोई व्यक्ति पैसा देके जाता है ना, हाँ, इन सबसे क्वेश्चन बनेंगे। हाँ हाँ, तो अभी समझो कि देनदारों पर कटौती क्या मतलब है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें पैसा देके जाएगा तो कुछ ना कुछ वो डिस्काउंट मांगेगा। मानो 1 लाख रुपए किसी से लेने हैं, तो वो कहेगा भाई 99,500 ले लो, हिसाब ख़त्म करो।
मानो आपने 100 रुपये का सामान खरीदा, आप उसको 95 रुपये दोगे, भाई साहब 95 में दे दो, इसका मतलब क्या है 5 रुपये का डिस्काउंट, 500 रुपये का, 5000 का, कितने का डिस्काउंट हो सकता है। तो जब डिस्काउंट देना पड़ता है हमको तो हमारे लिए नुकसान की बात होती है। कभी कभी तो डायरेक्ट लिखा होता है 500 रुपये का डिस्काउंट, तो सीधा लिखना है, और कभी कभी क्या परसेंट में लिखा होता है 10% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर किसी वजह से आपके टोटल डेटर्स दिए कितने के 1 लाख रुपये के, और डिस्काउंट के लिए बोला है उसने 5%, तो आप डायरेक्ट 1 लाख का 5% नहीं निकालेंगे। ये 1 लाख रुपए तो वो 1 लाख रुपए हैं जितना कि टोटल पैसा आपका उधार है। इसमें से कुछ पैसा जो मारा गया है या जो मारे जाने की संभावना है उस पर तो डिस्काउंट नहीं लगेगा। जो व्यक्ति आपको पैसा नहीं देगा उसको डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब समझिए कि अगर बैड डेट से कितने का 10,000 का, तो 10,000 तो मिलेंगे नहीं, तो मिलेंगे कितने, सिर्फ 90,000 रुपया। तो डिस्काउंट कितने पर लगेगा, सिर्फ 90,000 रुपये पे। ये आपको ध्यान रखना है कि पहले प्रोविज़न आता है उसके बाद में डिस्काउंट आता है। क्लियर एकदम बात ये वाली। चलिए नेक्स्ट एक एडजस्टमेंट और समझ लो, फिर तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, इनकी डेफिनेशन लिखी थी, इस बार नहीं लिखी, थ्योरी वाली क्लास में लिखवाई होंगी मैंने। ठीक है, देखो अब अगला संचय में हस्तांतरण। ट्रांसफर टू रिजर्व। चलो अगर लिखवाई थी तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जब देनदारों से प्राप्त रकम के संदेह में होने वाली हानि को पूरा करने के लिए कोई प्रावधान बनाया जाए। देनदारों से जो भी रकम प्राप्त होने वाली उसमें संदेह है, मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसा मारा जाएगा, तो उस हानि को पूरा करने के लिए प्रावधान बनाया जाएगा, वही कहलाएगा अशुद्ध ऋण प्रावधान। बात आ गई समझ में। देनदारों की कटौती क्या है, जब देनदारों से भुगतान प्राप्त होता है तो उसी समय नगद कटौती का भुगतान किया जाता है। ठीक है, अब संचय में हस्तांतरण समझो आप क्या है। आप कोई बिजनेस चला रहे हैं और बिजनेस में क्या आप 1 लाख रुपये महीने के कमाते हैं। अब उस 1 लाख रुपये में ये ज़रूरी नहीं है कि आप 1 लाख रुपये पूरा खर्च कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। आप इनको जॉब करते हैं, आप 20,000 पर मंथ कमाते हैं, तो 20,000 की सैलरी मिलती है, उसको पूरा खर्च करते हैं क्या आप? बिल्कुल नहीं करते। उसमें से कुछ पैसा आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, कुछ पैसा घर के खर्चों में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ पैसा बचा के रखते हैं। बचा के क्यों रखते हैं? अगर कल को सैलरी लेट हुई तो इसमें से काम करेंगे, कल को सैलरी नहीं मिली तो इसमें से काम करेंगे, खर्चा एक्स्ट्रा होगा तो इसमें से करेंगे, कहीं जाना है, कहीं प्लान किया, कोई हारी है, बीमारी है, जो भी है उसमें से खर्चा करेंगे। तो इसमें क्या है कि संचय में हस्तांतरण करने के लिए कि जितनी भी फर्म होती हैं वो सारा का सारा प्रॉफिट कमा के अपने पास नहीं रखती हैं, कुछ पैसा संचय में हस्तांतरित कर देती हैं कि अगर किसी वजह से हमको कोई लॉस होता है तो इसमें से हम भरपाई कर देंगे। बात आ गई एकदम समझ में। तो इसको ऐसे, हाँ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब फर्म अपने लाभ में से कुछ रकम निकाल कर सुरक्षित रख देती है, जिससे भविष्य की हानि का निपटारा किया जा सके। क्लियर बात एकदम। चलो अब संचय में हस्तांतरण कैसे करते हैं। मानो किसी कंपनी को या किसी फर्म को जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है आपका, मानो 10,000 रुपये का। क्वेश्चन में कहा जाएगा 10% हस्तांतरित करो, 20% हस्तांतरित करो। तो क्वेश्चन में बोल दिया कि ट्रांसफ़र जो वैल्यू है वो है 10%।
तो किसका 10%? 10,000 का 10%, कितना रुपया? 1,000 रुपया। तो प्रॉफिट का कितना बचेगा? सिर्फ 9,000। 1,000 कहाँ चले जाएंगे? रिजर्व में चले जाएंगे। अच्छा, अगर ऐसा दिया है तो दो जगह लिखी जाती है वैल्यू। एक बार तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में लेस होगी, घटाना होगा प्रॉफिट में से, क्योंकि कहीं वैल्यू ट्रांसफर करोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। और एक बार आएगी ये बैलेंस शीट में, और कहाँ पे? लायबिलिटीज की तरफ, और एक कॉलम आता है रिजर्व एंड सरप्लस का, वहाँ पे आएगा ये देनदारों कटौती। ये वाली वैल्यू जाएगी आपकी स्टेटमेंट ऑफ P&L, और बैलेंस शीट में अगर आ रहा है ये तो डेटर्स में से लेस करना है आपको। सारी बातें क्लियर है एकदम? थ्योरी में और पढ़ाई थी मैंने ये, तब तुमको लिखवाया भी होगा ना। चलो अब करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर 31 मार्च 2020 को XYZ कंपनी का आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। भवन दे रखा है 1,20,000 का, संयंत्र है 1,00,000 रुपये का, ख्याति दे रखी है 1,00,000 की, विनियोग है 1,40,000 के, देनदार हैं 56,000 के, बैंक में रोकड़ है 6,000, रोकड़ 4,000 है, मोटर दे रखी है 16,000 की, फर्नीचर दिया हुआ है आपका 12,000, अवशिष्ट याचना 16,000 की, 10% का ऋण पत्र है 6,000 का, स्टॉक दिया है 84,000, लेनदार हैं 1,14,000 के, संचित कोष दे रखा है 6,000 का, और इसके बाद है अंश पूंजी है 4,00,000 रुपये की, और शुद्ध लाभ दे रखा है 1,05,000 रुपये का। समायोजना में शुद्ध लाभ की गणना पर भवन 5% संयंत्र पर, 10% फर्नीचर व मोटर पर, 15% ह्रास काटने एवं देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋण के प्रावधान करने के बाद की गई है। शुद्ध लाभ में से 10,000 रुपये संचित कोष में हस्तांतरित कीजिए। आयकर के लिए 4,000 का प्रावधान कीजिए। यस, अब सबसे पहला हेडिंग बनाएंगे इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और पहला पॉइंट आता है इसमें शेयर होल्डर्स फंड, और इसमें नंबर 1 आएगा शेयर कैपिटल। देखो क्वेश्चन में शेयर कैपिटल दी हुई है, अंश पूंजी 4,00,000 रुपए की अंश पूंजी है। तो आपको देखो इसमें प्लस माइनस नहीं करना है, इधर कहीं भी प्लस माइनस नहीं होता है। प्लस माइनस करने के लिए अलग से नोट नंबर बनाना पड़ता है, ठीक है। इधर बनाएंगे नोट्स ऑफ अकाउंट। अब यह है नोट नंबर 1, किसका बना रहे हैं? शेयर कैपिटल के लिए। यस, 4,00,000 रुपए की शेयर कैपिटल है, लेकिन इसमें से क्या है? कॉल्स इन एरियर। कितने का है? 16,000। लेस कर दो जरा, 4,00,000 में 16,000, हाँ 3,84,000 रुपये। यहाँ लिखेंगे नोट नंबर 1। हाँ, अवशिष्ट याचना को घटाना पड़ेगा। 4,00,000 की पूरी पूंजी है, 16,000 रुपये मिलेंगे, नहीं तो कितने मिलेंगे? 384। जितने मिलेंगे उतना लिखना है आपको। बी पॉइंट आएगा इसमें रिजर्व एंड सरप्लस। चेक करो क्वेश्चन में दे रखा है सामान्य संचय, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है क्वेश्चन में कहीं पे? संचित कोष दिया है ना। तो इसके लिए नोट नंबर बनाएंगे 2, रिजर्व एंड सरप्लस। कितना संचित कोष है बताएं जरा एक बार? 6,000 रुपये का पहले से दिया है, प्लस इसमें ट्रांसफर फ्रॉम P&L। देखो एडजस्टमेंट में लिखा है नीचे 10,000 रुपये सामान्य संचिति में हस्तांतरित कीजिए, लिखा है ना 10,000 रुपये। तो 10,000 और आ गए, इसमें कितने हो गए? 16,000 हो गए। इसी में क्या आता है? P&L। कितने का प्रॉफिट दिया? शुद्ध लाभ देखो क्वेश्चन में कितने का है? क्वेश्चन में शुद्ध लाभ सामान्य संचिति में भी 10,000 रुपये ट्रांसफर करवा रहा है, और शुद्ध लाभ के भी 10,000 दे रखे। वो तो कर दिए, शुद्ध लाभ अलग से दिया है क्वेश्चन में, ऊपर एडजस्टमेंट में नहीं, ऊपर शुद्ध लाभ दिया है भाई लास्ट लाइन में।
हाँ, तो यहाँ लिखेंगे प्लस प्रॉफिट एंड लॉस 1,00,000। अब एक बात समझिए, अगर ये शुद्ध लाभ की जगह शुद्ध हानि होती तो यहाँ से हमको लेस करना पड़ता। शुद्ध लाभ है तो प्लस होगा। इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,21,000 रुपया। इसको यहाँ लिखेंगे 1,21,000, नोट नंबर 2। बात समझ पा रहे हैं? यहाँ प्लस माइनस नहीं करना है कुछ भी। रिजर्व एंड सरप्लस 1,21 कैसे आया? नोट नंबर 2 देख लो भाई, ऐसे आया है। क्लियर है बात एकदम? चलो, इसके बाद में इधर आता है नंबर 2 पॉइंट, नॉन करंट लायबिलिटीज़। अब नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आती हैं वो सारी वैल्यू जिनको कि आप लंबे समय तक पैसा उधार लेने के लिए यूज़ करते हैं। देखो इसमें डिवेंचर दे रखे हैं क्या? डिवेंचर, ऋण पत्र 6,000 % वाला है कोई डिवेंचर, या सीधा ऋण पत्र लिखा है? हाँ, पूरा बोलना है। 10% डिवेंचर 6,000 रुपया। और देखो कोई और भी दे रखा है, ऐसा कोई लोन दे रखा है जो लंबे समय के लिए लिया गया, दीर्घकालीन लोन, दीर्घकालीन ऋण। क्या चीज़? भवन तो असेट्स में आएगा, वो तो नहीं है ना कोई लोन। अच्छा चलो, नंबर 3 रह जाएगा तो उसको देख लेंगे, मैं थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ इसीलिए। फिर आएगा बेटा इसमें करंट लायबिलिटीज़, और करंट लायबिलिटीज़ में आता है, देखो वहाँ पे क्रेडिटर्स दिए हैं, लेनदार। लेनदार नहीं है क्वेश्चन में? क्रेडिटर्स 1,14,000 रुपये के। इनकम टैक्स प्रावधान सबसे लास्ट में आएगा बेटा, बता देंगे उसको। करंट में क्रेडिटर्स हो गया, और देखो तुम कोई दे रखा है बैंक लोन, बैंक ऋण, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक दे रखा ना, बैंक का मतलब बैंक में पैसा जमा, बैंक लोन नहीं है वो। क्रेडिट का बिल्स पेबल, देय विपत्र, 2 विपत्र नहीं है कोई भी कहीं पे भी, ठीक है। अब बताओ प्रोविज़न कौन सा है यहाँ पे? प्रोविज़न फॉर टैक्स। बताओ कहाँ दिया है, कितना दिया है? प्रोविज़न फॉर टैक्स समायोजना में दिया हुआ है। कितने रुपए? 4,000 का। तो यहाँ लिखेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स 4,000 रुपये। अब एक बात इधर समझिए, जब प्रोविज़न फॉर टैक्स कर रहे हैं तो P&L का अमाउंट 1,05,000 नहीं बचेगा, क्योंकि कुछ पैसा हमको टैक्स के लिए भी देना है, तो इसमें से लेस करना पड़ेगा। क्या? प्रोविज़न फॉर टैक्स कितने रुपया? 4,000। तो कितना बचेगा ये? 1,17,000। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे 1,00,000। बात आ गई समझ में वाली? चलो अगला पढ़ो। विनियोग तो असेट्स में। अब इधर देखो, अब नीचे देखो कोई आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, किसी का पैसा देना बाकी, मजदूरी के देने बाकी हैं, वेतन के देने बाकी हैं, ऐसा कुछ लिखा है? नहीं लिखा है किसी भी एडजस्टमेंट में। ओके चलो, तो इसका करेंगे फिर टोटल यहाँ पे, बाद में कर लेंगे एक साथ, और दूसरा पार्ट बनाएंगे बेटा फिर अब इधर असेट्स का। असेट्स में पहला आएगा नॉन करंट असेट्स। अब हमको ये देखना है कि नॉन करंट असेट्स में कुछ टेंजिबल होते हैं, कुछ इंटेंजिबल होते हैं। तो पहले हम पार्ट ए लिखेंगे, टेंजिबल असेट्स। अब टेंजिबल असेट्स तो बहुत सारे दे रखे हैं, यहाँ पर उनका डेप भी दे रखा है, तो सबको निकालना पड़ेगा हमें नोट नंबर 3 में। किसका निकाल रहे हैं हम? टेंजिबल असेट्स। बताओ जरा, पहला क्या दे रखा है? बिल्डिंग। बिल्डिंग दे रखी है 1,20,000, और नीचे डेप दे रखा है कितना? 5% का डेप है बिल्डिंग पे, माइनस डेप कितना? 5%। कितने का डेप लग जाएगा? 6,000 का। तो बिल्डिंग कितने की बचेगी? 1,14,000 की। बिल्डिंग के बाद देखो कोई फर्नीचर है, मशीन है, चलो मशीन लिख लेते हैं पहले, रुको अभी 1 मिनट। मशीन कितने की है? 1,00,000, और मशीन पे डेप 10%। तो मशीन का डेप कितना आ गया बेटा? 10,000। तो मशीन कितने की बची? 90,000। अगला पढ़ो, फर्नीचर है, लिखो यहाँ पे फर्नीचर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब पे लगाते रहो, फर्नीचर पे भी है ना।
हाँ तो एक तरफ से लिख रहे हैं, बताओ फर्नीचर कितने का है? 10,000 का फर्नीचर। फर्नीचर पे कितना है ह्रास? फर्नीचर 12,000 का है। ओके, फर्नीचर पे कितना है ह्रास? 10%। डेप 10% लिखा है उसमें, 10% फर्नीचर पर ह्रास। लाइन पढ़ दो एक बार, क्या है? 10% फर्नीचर एवं मोटर पर 15% ह्रास करना। नहीं, ये तो मशीन पे दे रखा है। मशीन पर 10% कॉमा फर्नीचर तथा 15%। अच्छे, हाँ चलो। तो इसका 15%, 12,000 का 15% कितना आएगा बेटा? 1,800 रुपये आता है शायद। 12,000 में से 1,800 कटाएंगे तो 11 और 10,200। नेक्स्ट क्या है? मोटर। कितना मोटर है? 16,000 का मोटर है। और डेप कितने का है? 15। 16,000 का 15% कितना आएगा? 15, 90 की 0 9, 15 और 9 24, 2400 रुपये आएंगे शायद। तो 16,000 में से 2,000 जाएंगे, बचेंगे 14,000 और 13,600। और बताओ, नहीं फिक्स असेट्स, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, मोटर, बिल्ड, और कोई नहीं है। ये बची है हमारे पास, इन सबको जोड़ दो बेटा एक बार जल्दी से। 1,14,000, 90,000, 10,200, 13,600। इसको लिख लेंगे यहाँ पे टेंजिबल में, नंबर 3 नोट नंबर, तो हमको पता रहेगा 3 वहाँ से आया है। प्लस माइनस नहीं करना है बस, इधर प्लस माइनस अलग से। 3,27,800 नहीं, मेरा 2,27,800 आ रहा है। 1,14,000 ये हो जाएगा 2,04,000 और 2,17,000, 2,27,000, 2,27,800। 2,27,800। अगला पॉइंट रहेगा बेटा इंटेंजिबल। इंटेंजिबल में एक ही दिया है शायद, गुडविल, ख्याति। चेक करो जरा, क्वेश्चन में दे रखी ख्याति। कितना? 1,00,000 की ख्याति है। इसके बाद में अब आएगा नंबर 2 बेटा, करंट असेट्स। पहले देख के बताओ कैश कितने का है? रोकड़, रोकड़ दे रखा 4,000। बैंक कितने का? बैंक 6,000। स्टॉक कितने का है? 84। देखो स्टॉक पे डेप्रिसिएशन तो नहीं है नीचे, स्टॉक का मूल्यांकन किया जाए, स्टॉक पे ह्रास लगाया जाए, नहीं है। स्टॉक सीधा लिख दो, 84,000। नेक्स्ट, मोटर तो हो गया। स्टॉक के बाद में देनदार। अब देनदारों के लिए है तो नंबर 4 इधर बना लो। डेटर्स कितने का है? कितने परसेंट? तो 56,000 का 5% आएगा 2,800 रुपया। 56,000 में से 2 जाएंगे 54,000 और 53,200। यहाँ पे लिख दो 53,200। नोट नंबर 4, 53,200। नेक्स्ट पढ़ो बेटे। और इसमें विनियोग दे रखा है शायद, विनियोग, विनियोग 1,40,000। और पढ़ो। अब एक बार मेरे को दिखा दो जरा किताब, अगर कुछ रह गया तो उसको देख लेंगे। किताब इसमें से नहीं देख पाएंगे। चलो, भवन पर 5% का ह्रास लगाया है और संयंत्र पे 10% का, मोटर फर्नीचर 5% देनदार, ठीक है हो गया। संचित कोष में आयकर के लिए 4,000 का प्रावधान, ये ठीक है, एडजस्टमेंट सारी हुई है। भवन लिखा है, संयंत्र लिखा है, ख्याति लिखी है, इन्वेस्टमेंट, देनदार, बैंक, रोकड़, मोटर, फर्नीचर, अवशिष्ट याचना लिखी है, ऋण पत्र लिखा है, स्टॉक लिखा है, लेनदार लिखा है, संचित अंश पूंजी, शुद्ध लाभ, सब लिखे हैं बेटा। लो अब करना क्या है इनको, देखो इसका टोटल करेंगे, हो जाएगा यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज, और इसका टोटल करेंगे क्या आएगा? टोटल
असेट्स। याद क्या रखना है कि इसका टोटल और इसका टोटल बराबर आना चाहिए। जल्दी से टोटल करो, कुछ लोग इसका करो और कुछ लोग इसका करो। थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, से समझ लो बेटा। ये रिजर्व सरप्लस है ना, कितने का, 117 का, यहाँ मिस्टेक हुई है थोड़ी सी। 6,000 रुपये उसके पास पहले से है, 10,000 रुपये उसने P&L से ट्रांसफ़र कर दिए, और P&L वो कमा कितने का रहा है, यहाँ समझो एक बात। उसके पास P&L में कितना पैसा है, 1,05,000 रुपया। देखो जरा चेक करो, P&L में कितना पैसा है, 1,05,000। अब इस 1,05,000 में से 10,000 रुपये तो उसने यहाँ दे दिए, ये तो दिए ना पैसे, तभी तो P&L कम होगा। और इसके बाद में 4,000 रुपये उसने टैक्स के लिए भेज दिए, तो P&L इतने का बचेगा। 1,05 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 95, और ये 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 91। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 91,000। करो जरा इसको टोटल, 1,07,000 हो जाएगा टोटल मिला के, 1,07,000। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1,07,000। टोटल आएंगे आ जाएगा 6,15,000, और ये वाले भी आएगा बेटा 6 लाख। क्लियर बात एकदम। ऐसे होंगे क्वेश्चन अभी।